Good morning, students. This is Shubham Anand from CBSE Competitive School. बच्चों, in last class we have discussed about the society of French society during the French Revolution and the growing middle class influence on the privileged class. ये हम लोग दो चीज़ कंप्लीट की कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहाँ का समाज किस तरह था, कैसा बटा हुआ था, और फिर जो मिडिल क्लास एक वर्ग था, ठीक है, वो किस तरह प्रिविलेज्ड क्लास पे भारी पड़ने लगा मतलब कि उनके जो राइट्स थे, अनवांटेड राइट्स, वो सब का बारे क्रिटिसिज्म करने लगा, ठीक है, वगैरह। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस मैं छोड़ा था, यू ऑल अटेम्प्ट गुड, तुम लोग जितने लोग मुझे रिप्लाई किए ऑल गुड, है ना। तो उसमें से एक स्टूडेंट का नोटिस था कि सर मुझे जो समझ में आया मैं लिख दिया हूँ और बाकी बात आप समझा दें। तो वो नाम किसका क्या मुझे पता नहीं, ये जो भी लिखा हो वो ध्यान से समझो आगे का कंसेप्ट। थोड़ा सा मैं बच्चों डिस्कस करना चाहूँगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे, क्योंकि पिछले क्लास में फ्यूडल ड्यूज के बारे तुम लोग सब सही लिखे और मैं पूछा था फ्यूडल सिस्टम के बारे और तुम लोग लिखे हो फ्यूडल ड्यूज के बारे में, ठीक है, लेकिन ठीक है सही लिखे हो। फ्यूडल है क्या? फ्यूडल एक जमींदारी टाइप का सिस्टम है, ठीक है, आर्मी, पॉलिटिकल सिस्टम सब उसमें इनरोल है। जैसे कि मान लो अभी फ्यूडल रिलेशनशिप चल रहा हो हमारे सोसाइटी में, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने के जगह, ठीक है, पता वी ऑल आर वर्किंग, सबको एक सैलरी मिलता है, ठीक है, तो पढ़ाने के जगह मुझे कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए, ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए कि आप इस जमीन से अपना जो भी नीड्स है उसको पूरा कीजिए। तो ये हो गया फ्यूडल सिस्टम, जहां जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था किसी सर्विस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेल्फ बर्डन है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स सेल्फ बर्डन, यू हैव टू पे, सेल्फ यू हैव टू पे, आपको खुद पे करना है, ठीक है। आप लोग सबको लिखे थे, उसमें एक बंदा एग्जाम्पल भी लिखा इनकम टैक्स, ठीक है, तो गुड। अब इनडायरेक्ट टैक्स, फिर क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ट्रांसफरेबल बर्डन, ठीक है। यहां पर क्या है, आपका बर्डन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये बर्डन आप पे नहीं है कि आपको पे करना, ठीक है, ये बर्डन अब दूसरे पे चला गया, आप जिससे परचेज किए उसके कंधे पे अब ये बर्डन है कि वो सेल टैक्स और सारा टैक्स पे करे। वो आपसे तो सारा टैक्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो एमआरपी होता है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस टैक्स होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस टैक्स जो होता है, तो टैक्स तो हम लोग सारा पे करके ही लिए, तो हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल्स को नहीं दे रहे, इनकम टैक्स विभाग को डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग उस दुकानदार को दे रहे हैं। अब वो आगे ये जो टैक्स है ट्रांसफर करेगा, है ना, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यही था पिछले क्लास में, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि हिस्ट्री को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था इस पॉइंट पे, ठीक है, और आज कंटिन्यू करना बच्चों, इंजॉय करना है हिस्ट्री सारा ये एंटरटेन के लिए हिस्ट्री बना, बस फील करना कि ऐसा हो रहा, ठीक है। चलो अब फिर यहां से आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखता है इन दिस टू टेरिटरीज गवर्नमेंट लॉ, इन हीज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जो फिलोसोफर थे उस टाइम के, कौन कौन? जॉन लॉक एंड रूसो, जॉन लॉक एंड रूसो, ये लोग, है ना, ये लोग अपना जो रिसर्च पेपर दिए, फिलोसोफर है तो वो अपना फिलोसफी लिखेंगे, ठीक है। दर्शन शास्त्र बोलते हैं फिलोसफी को हिंदी में, दर्शन शास्त्र मतलब दर्शन, आगे का बैठे बैठे दर्शन करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग अपना फिलोसफी लिखे, तो उसी में से इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉक द्वारा लिखा हुआ फिलोसफी है, किसके द्वारा? लॉक, जॉन लॉक, है ना, याद रखना, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, हु हैज रिटन दिस? जॉन लॉक, है ना। तो वो क्या इसमें डिस्कस किए जॉन लॉक कि रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। रिफ्यूट मतलब होता है इसे विखंडन करना, खत्म करना, है ना। इस पे डिस्कस किए कि ये जो डिवाइन राइट है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है, ये सही नहीं है,
इसे खत्म करना चाहिए, और एब्सोल्यूट राइट भी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन में क्या आएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन यही बोलता है कि जो राजा होगा ना वो इंसान नहीं है, वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, समझे? ही और सी मीन्स किंग इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। इफ किंग इज डूइंग समथिंग देन इट इज नॉट हिज और हर विल, इट्स अ डिसीजन, दैट्स अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय गॉड एंड एग्जीक्यूटेड बाय किंग। मतलब कि वो जो डिसीजन है ईश्वर तय किए हैं, और किंग जो है वो उसे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा है। इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन बोलता है, ठीक है। तो ये विखंडन किए जॉन लॉक, इसको रिफ्यूट किए, रिफ्यूट मीन्स उसको डिसएग्री किए, ठीक है। तो इस तरह से डिसएग्रीमेंट हुआ, क्योंकि उस टाइम का सोसाइटी तो काफी पढ़े ही किस तरह डोमिनेटेड था देख ही रहे थे, ठीक है, टैक्सेशन प्रिविलेजेस से, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं, ठीक है। फिर यहां से रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contract between people and their representative। किस चीज का एडवोकेशन किए रूसो कैरिड आइडिया फॉरवर्ड किस चीज का? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? किसके किसके बीच में होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट? जो होगा वो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स रिप्रेजेंटेटिव विल पॉइंट आउट द सर्टेन पॉइंट्स कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह अपना, ठीक है। एंड पीपल विल इलेक्ट देम कि उनके हिसाब से कौन बेस्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है इसे समझो, अपना डे टू डे लाइफ में भी ये सब यूज करना। ये सारा डे टू डे लाइफ का चीज ही है, इसलिए काफी ध्यान से समझो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सोसाइटी, समाज जिसमें हम तुम सब हैं, यहां पर अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, किसी तरह का प्रॉमिस करता, किसी तरह का प्रॉमिस करता, डेट इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो प्रॉमिस किस लेवल पे? अब तुम एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से प्रॉमिस करोगे तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सोसाइटी में बड़ा पैमाने पे, ठीक है, बड़ा पैमाने पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कमिट करते हो, कमिटमेंट करते हो किसी चीज के लिए, वो होता सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इलेक्शन क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। कमिटमेंट करते हो, ठीक है, हम लोग कमिट करते, वो लोग कमिट करता, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अपना कमिटमेंट करते हैं, हम लोग अपना कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट किस चीज का? टू कास्ट द वोट, वोट देने का, कि हम लोग जो वोट देंगे वो सबको ही देंगे, ये हम लोग का कमिटमेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव का कमिटमेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। ये फिर आते हैं आगे, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये जो बुक है इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, परपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्वी, ठीक है, मॉन्टेस्क्वी proposed a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary। देखो यही चीज तो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी जो हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में अपना गवर्नेंस सिस्टम देख रहे हैं, वहां क्लियर कट डिवीजन है ना जी, लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियरी का। लेजिस्लेटिव के लिए पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव के लिए ब्यूरोक्रेसी है, IAS IPS DM वगैरह जो है, जुडिशियरी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे ना कि ये सब आज जो हम लोग कर रहे हैं वो पहले से ये लोग दे चुका है थ्योरी, उसी चीज को फॉलो कर रहे। कितना इंटरेस्टिंग है सोचो, इतिहास ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेजेंट तुम बढ़िया करते हो पिछले गलती को सुधार के, तो पिछला गलती तुमको कहाँ मिलेगा? इतिहास में जाओ, ठीक है। तो ये द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें किस चीज का डिस्कशन हुआ? डिवीजन ऑफ पावर, division of power within government between legislative, executive and judiciary। This model of government was put into force in the USA। USA में इस तरह का मॉडल जो था स्पिरिट ऑफ लॉ उसको लाया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, वही 13 कंट्री जो कॉलोनी से फ्री हुए थे, ठीक है, ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, लिखता है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन
एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स वर्ड को समझना, इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। फ्रांस में तो प्रेरणा मिला ही, बट इंडिया में देखो ये क्या इफेक्ट किया। यहां पर जो ये लाइन लिखा ना, गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से इंस्पायर्ड है? फंडामेंटल राइट्स है ना जी हम लोगों का, पार्ट 3, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, वो कहां से इंस्पायर्ड है? यूएस से, यूएस का इंडिविजुअल राइट्स से, ठीक है, कि हर एक डेमोक्रेसी में ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वहां का सिटीजन्स को राइट हो, सर्टेन राइट्स हो। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, ठीक है। ये कहां से इंस्पायर हुआ? अमेरिका से, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, देखो किस तरह हिस्ट्री जाके पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, हिस्ट्री तुम्हारा इकोनॉमी में भी जाकर मिलेगा, हिस्ट्री तुम्हारा सोसाइटी में भी जाके कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है। हिस्ट्री को ढंग से पढ़ोगे तो हर एक सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे ध्यान दो, आगे क्या कहता, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफी हाउसेस। लोग जहां जुट रहे हैं, भीड़ वगैरह हो रहा है, वहां वो लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। दीज वेर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। लोग आपस में जोर जोर से ऊंची आवाज में बात करते थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग कैसे सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वो लोग इस तरह से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना। The new state Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state, generated anger and protest against the system of the privileges। अब देखो, अब ये जो रूसो लिखे, ठीक है, जैक्विन लिखे, ये सब का जो कंसेप्ट था, फिलोसफी था, लोग में एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया। all people were discussing the concept of their philosophy। they become aware of the rights, freedoms, they got to know the all freedoms, equality, ठीक है। तब अब हर एक के मन में एक ये आइडिया चल रहा था कि ऐसा फ्रीडम है, लिबर्टी है, जो हम लोगों का भी कंट्री में इंश्योर होना चाहिए। तो इसी बीच में क्या हुआ, लुइस 16 कुछ टैक्स लगाने वाला था, ठीक है, उसका न्यूज आ गया सोसाइटी में। तो अब क्या हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करने लगे। ये देखो यहां पर जो सोर्स ए है, अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड एज, ये एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ रहता है। अपना बुक, अगर बुक तुम लोगों का पास है तो ये एक्सपीरियंस पढ़ना, ठीक है, यहाँ से और अच्छा आइडिया मिलता है। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस से, ठीक है। वहां पर एजिटेशन हो गया, लोग में विद्रोह आ गया, गुस्सा भर गया कि अब हम लोग कोई नया टैक्सेशन का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक आता आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी तक सीन समझ गए ना, कैसे कैसे ये बात इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, किस तरह छोटा छोटा बात का एक पुलिंदा बन रहा था, है ना। हाउ द स्मॉल थिंग्स वर पाइलिंग अप। अब पाइल अप तो हो गया सारा इशू, अब क्या है, बस मैच स्टिक उस पर लगाना बाकी है, ठीक है। तो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे हुआ ये समझो। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। पहले हम लोग जिस बात का जिक्र किए उस हिसाब से समझ गए कि क्राइसिस हो रहा था, टैक्स इसको देना पड़ रहा था, 14% इंटरेस्ट था वगैरह वगैरह, पिछले लेक्चर में जो कवर किए। हाउ डिड यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass his proposal for new taxes. ओल्ड रीजन में क्या था कि किंग जो है अपना मन से टैक्स नहीं अप्लाई करता था, है ना। वो क्या, पहले डिस्कशन होता था जनरल असेंबली में, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, यहाँ डिस्कशन हो सही, वहाँ उस समय स्टेट जनरल था, तो वहाँ सारे लोग बैठते हैं, दे
get together and they discuss on the issues of the taxation, either should we impose or should not impose, ठीक है, ये सब बातें पे डिस्कस करते, then they come to one conclusion point, either should I impose or not, ठीक है, डिस्कशन होता है इस तरह से, बट ऐसा वो कर नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। 3 स्टेट्स 3 स्टेट्स मतलब कि जो डिवीजन था सोसाइटी का, कलरगी, नोवेल एंड 3rd स्टेट्स का, तो इन विच 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, सबका अपना अपना वहां रिप्रेजेंटेटिव होगा। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। ये मोनार्क पे डिसाइड करेगा कब मीटिंग बुलाएगा। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, देखो लास्ट कब हुआ, 1614 में हुआ, ठीक है। ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly for states general to pass proposal for new taxes, ठीक है। असेंबली कब बुलाया गया, 5th May 1789 में। कौन सा असेंबली का नाम क्या था, स्टेट जनरल, किस लिए, प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ठीक है। अ resplendent hall in Versailles was prepared to host a delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on 2 sides, while 600 members of third states had to stand at the back. देखो फर्स्ट सेकेंड वाले लोग बैठेंगे और थर्ड वाले 6 से लोग 600 पीपल्स स्टैंड रहेंगे, ठीक है। फिर देखो इस जगह से, द थर्ड स्टेट्स वाज रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब की बार वहां पर असेंबली में जो भी लोग हैं, ऑल पीपल्स आर एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस मीन्स बाय द व्यू ऑफ इकोनॉमिक दे आर गुड, वेलबींग, एंड बाय द आइडियाज ऑल्सो दे आर गुड, है ना। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली। ये लोग को डिनाई था, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वुमेन डिनाइड एंट्री टू असेंबली। हाउएवर देयर ग्रीवांसेस मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम, देयर ग्रीवांसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्राउट विद देम, ऐसा था, ठीक है। Voting in states general in the past had been conducted according to the principle that each state had 1 vote. हर एक स्टेट का 1 vote, each state had 1 vote, ठीक है। This time, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third states demand that voting now be conducted by the assembly as a whole, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो तुम्हारे मेंबर हैं थर्ड स्टेट्स के, उनका डिमांड क्या आ गया कि कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, पूरा असेंबली में इसका वोटिंग होगा। वेयर ईच मेंबर वुड हैव ईच वोट, वेयर ईच मेंबर वुड हैव ईच वोट, हर एक लोग का वोट करवाना है, स्टेट वाइज नहीं, है ना, ग्रुप वाइज नहीं कि नोवेल स्टेट्स का ये वोट है, कलरगी का ये है, ठीक है, वैसे नहीं। अब वहां पर जितने पीपल्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल हैव टू कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, दे ऑल हैव टू कास्ट देयर वोट्स। दिस वाज one of the democratic principle put forward by philosopher like Rousseau in his book Social Contract। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, कौन लिखा, रूसोस, उसमें किस चीज का जिक्र है, 1 vote फॉर एवरीवन, है ना, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 vote। ये जो डेमोक्रेटिक फिलोसफी है, 1 vote ईच पर्सन, इसका कंसेप्ट कहां पर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हु हैज रिटन दिस बुक, रूसो, ठीक है। When the king rejected this proposal, members of third state walked out of the assembly in protest। प्रोटेस्ट कैसे किए थर्ड स्टेट्स, वो लोग वॉकआउट हो गए, है ना, वॉल्कड आउट, बाहर चले गए, असेंबली में नहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole फ्रेंच नेशन, वो लोग पूरे फ्रेंच नेशन के स्पीकर बन गए, है ना। On 20 June, they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles। कहाँ पर, टेनिस कोर्ट जो था, इंडोर टेनिस कोर्ट जो ग्राउंड था, वहाँ पर वो लोग गेट टुगेदर हुए वर्साइलिस में।
दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, ठीक है, वो लोग अपने आप को नेशनल असेंबलीज घोषित किए, एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution of France that would limit the power of the monarch। हुआ क्या, वो जो लुई 16 मीटिंग बुलाया था उससे क्या हुआ कि ये लोग रेडी नहीं हुए, लुई 16 लोग, कि भाई डेमोक्रेटिक वे में वोट होगा, वन वोट फॉर एवरीवन, ऐसा वो लोग राजी नहीं हुए। तो जो थर्ड स्टेट था वो वॉकड आउट हो गए, बॉयकॉट कर दिए। बॉयकॉट करने के बाद वो लोग फिर 20 जून को कहाँ मिले, टेनिस कोर्ट, जो ग्राउंड होता है ना टेनिस कोर्ट, इंडोर ग्राउंड, वहां मिले, ठीक है। वहां ये लोग क्या किए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। वो लोग जितने लोग गेट टुगेदर हुए वो लोग आपस में डिसाइड कर लिए कि अब यही नेशनल असेंबली हम लोग का है, और हम लोग आज शपथ लेते हैं कि जब तक हम लोग अपना संविधान ना लिख ले फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का, तब तक अलग नहीं होंगे। अब फ्रांस का संविधान जब लिखेंगे, व्हेन दे विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, देन ऑल्सो दे विल टेक केयर ऑफ द मोनार्कियल पावर, है ना। मीन्स अब वो लोग मोनार्क का जो पावर है उसे सीमित दायरा में रखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस जगह से। दे वर लेड बाय मिराव्यू एंड एवेसियस। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges। वो जो थे ये व्यक्ति मीराबेओ was born in noble family, ये जन्म लिए थे नोवेल फैमिली में, but convinced of the need to do away with the society of feudal privileges। लेकिन उन्हें रिफॉर्म करना था सोसाइटी का, कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस सिस्टम है इससे सोसाइटी को फ्री करवाना। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्स एट वर्साइलिस, ठीक है। वो वहां पर वो लोग मिले और ये लोग पावरफुल लेक्चर दिए असेंबली में, ठीक है, पावरफुल लेक्चर दिए। नाउ कुछ नया वर्ड है क्या यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे देखना, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं द टेनिस कोर्ट ओथ। देखो ये किस तरह ओथ ले रहा है सब, ठीक है, टेनिस कोर्ट में ये देखो सबको एक दूसरे से मिलके कमिटमेंट कर रहा है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना हम लोग प्रिपेयर कर ले तब तक हम लोग एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे क्यों, इन्हें तो फ्रीडम चाहिए उस सोसाइटी का इविल प्रैक्टिस से, फ्यूडल प्रिविलेजेस से, तो ऑफ कोर्स दे विल वर्क टुगेदर, ठीक है। इस तरह सोचो, इस तरह का क्रांति हो चुका है। आज हम लोग मूवी वगैरह में जब देखते हैं तो लगता है कि यार ऐसा होता होगा क्या, अरे हुआ है, तभी तो आज हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम का बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ठीक है। वही बात कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं तो वैल्यू पता नहीं है ये सब का, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। फिर एवेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये क्या थे, प्रीस्ट थे, वो नोवेल फैमिली से थे, ये प्रीस्ट हैं। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट्स, ये डिफाइन किए पैम्पलेट पे अपना कि व्हाट इज थर्ड स्टेट्स। व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये लोग अपना इधर क्या बोलते हैं, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट होता है ना कि 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है सिस्टम, एक अपना काम करता और दूसरा मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देखता। तो इस तरह से समझ लो यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, अवेयरनेस कैंपेन ला रहे थे, है ना। हर एक लोगों में अवेयरनेस कैंपेन ला रहे थे। एक जो बताएं ये एवेसियस, ये बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं थर्ड स्टेट्स क्या, तो अवेयरनेस ही ला रहे सारे में कि इन लोगों, ये लोग ओरिजिनली हैं क्या, ठीक है। और पहले जो थे वो भी डिफाइन किए, लेक्चर दिए, स्पीचेस दिए, है ना, पब्लिकली। तो फिर यहाँ पर आ गए, वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विथ टर्मोइल, अ सिवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, ठीक है, बहुत जड़ा पड़ा, ठंड पड़ा और जिससे फसल बर्बाद हुआ। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, देखो जो स्टार्टिंग में पढ़े थे कि
जो रोटी का दाम, ब्रेड जो था, ब्रेड का दाम बढ़ने से रिवोल्ट हो रहा। तो उसका यहाँ पर रीजन देखो मिल गया है, ठीक है। रीजन क्या है कि जो आपका बेड हार्वेस्टिंग हुआ, वाई ड्यू टू सीवर विंटर, उसके कारण शॉर्टेज हुआ मार्केट में, ठीक है, ये हुआ। फिर आगे पढ़ते हैं, यहां पर है, यहां पे often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into a shop. Crowd of angry women, ठीक है, women का एंट्री हो गया भाई। Crowd of angry women stormed into the shop, वो लोग दुकान में घुस गए एकदम। At the same time, the king ordered troops to move into Paris, और उसी समय पेरिस में ट्रूप्स जो है इंटर करेगा, ऐसा ऑर्डर किंग दिए। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बेस्टाइल। अब समझ में आया कि वो र्यूमर किस लिए था, कैसे था, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, फिर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस जगह पे In the countryside, rumor spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their ways to destroy the ripe crops, है ना। वहां पर जो विलेज मतलब गांव-गांव तक हल्ला हो गया, ठीक है, कि जो वहां का लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ मैनोर, ठीक है, वो लोग क्या किया है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हायर किया है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों का फसल नष्ट करना चाह रहा है, इसलिए, है ना। काउट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, इस जगह पे काउट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हॉज एंड pitchforks and attacked Chatiox. They looted hoarded grain and burned down documents containing records of memorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. ये जब र्यूमर वहां फैला, जब ये बात फैला पूरा, तो वो लोग जो किसान थे वो लोग भी पूरा विद्रोह कर दिए, ठीक है। वो लोग रिकॉर्ड रूम में आके रिकॉर्ड जो था सारा जला दिए, पहले का क्या उधार किराया बाकी था नहीं था, ठीक है, सारा रिकॉर्ड खत्म। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग भी डर गए पूरा, वो लोग वहां से भाग निकले, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाओ, देखो यहां पर कुछ वर्ड्स जो वहां पर पढ़े थे। चैतियोस, कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, ठीक है। मैनोर एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन, ठीक है। एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड मतलब कि जो जमीन वगैरह है, जो प्रॉपर्टी, वो जो लॉर्ड लैंड्स है उससे ग्रुप वाइज में है, या और फिर जो है चेताउस, कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग, ठीक है, जो वहां पर रह रहे वो किंग के रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग कर रहे हैं, या इस तरह से, ठीक है, या नोबलमैन। यहाँ पर पढ़े थे ना हम लोग, मैनोर एंड ये चैटियोक्स, ठीक है। चलो अब इस पैराग्राफ में आते हैं, इस जगह पे कितना इंटरेस्टिंग सीन हुआ था उस समय, सोच लो, पूरा एकदम रिवोल्ट। तभी तो आज हम लोग बैठ के मजे में लिबर्टी और इक्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं, क्या। चलो आगे पढ़ रहे हैं। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now be checked by a constitution. इस विद्रोह को देखते हुए, इस रिवोल्ट को देखते हुए, ठीक है, लुईस 16 डिटरमाइन किए कि जो नेशनल असेंबली इन लोग फॉर्म किया है थर्ड स्टेट्स टेनिस कोर्ट में, वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, इवन आई विल कंसिडर इट, है ना, एंड इवन व्हाट राइट्स ऑफ द किंग दे आर चेकिंग, जो राइट किंग का है वो जो चेक कर रहे हैं, चेक मतलब लगाम लगा रहे हैं, वो भी उसको कंसिडर करेंगे। ऑन द
Night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation on taxes. कितने तारीख को? 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ट डिक्री, डिक्री मतलब लीगल नोटिस, डिक्री एबोलिशिंग अ फ्यूडल सिस्टम, एबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, सिस्टम्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस ये सब खत्म कर दिया। ठीक है, फिर आगे आओ मेंबर से, इस जगह से मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वेर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, क्लर्गी लोग से भी उसका प्रिविलेजेस हटा लिया गया। तिथेज वेर एबोलिश्ड, तिथेज जो था करेंसी वेर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेर कॉन्फिस्टिकेटेड, और जो वहां चर्च था, ठीक है, चर्च जितना लैंड को कैप्चर कर रखा था वो उससे सीज कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, इस तरह करके जो वहां का न्यू गवर्नमेंट बन रहा था, ठीक है, वो 2 बिलियन लीवर्स का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, फिर आ जाओ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे फ्रांस बिकम कैसे मोनार्की बनता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क बताया ही नहीं, आप लोग ये वाला थोड़ा सा पढ़ना। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये देखो, ये वाला जो थ्योरी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन थोड़ा सा करना और एब्सोल्यूट राइट वाला करना। ठीक है, और ये सब जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, ये सब को इसी तरह इजीली मत लेना, सारे को एक जगह इकट्ठा लिख कर रखना। ठीक है, क्योंकि ये सब तुम लोगों का कंसेप्ट बढ़ाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।